Good morning, my dear students. I welcome you in today's class. Today I am going to take English, and the lesson is the tale of Custard the Dragon. This is the topic. Today I am going to explain part 1 of this lesson, and I want to remind you that this lesson is a poem which is in the form of a ballad. Okay? Ballad means a song poem, okay, which tells about a story. So I welcome you once again. So part 1 of this lesson is before you. So I will move on to the introduction of the writer, poet. This poem is written by Ogden Nash, who is a prolific writer as well as a poet. Okay. So his full name is Frederick Ogden Nash, who was born on August 19, 1902, and he died on May 19, 1971. So he was born on 19th August and he died 19th August 1902, and he died on 19th May 1971. Okay? He was an American poet well known for his light verse. ये बहुत ही प्रोलिफिक पोएट थे, और ये अमेरिका के रहने वाले थे, यूएसए के रहने वाले थे, और इनको लाइट वर्स के रूप में ये पोएम्स लिखते हैं, इसके लिए विख्यात हैं, ऑफ विच ही wrote over 500 pieces. So he has written more than 500 verses. वर्स यू नो ना, जैसे कि एक दोहा के रूप में जो लाइन्स लिखे रहते हैं उसको भी वर्स बोलते हैं. सो बेसिकली पोएम कंसिस्ट ऑफ वर्सेस. ओके, सो ही हैज रिटन more than 500 verses, okay, with his unconventional rhyming schemes. और इनका लिखने का जो मेथड कैसा है, अनयूजुअल मेथड है. इनका मेथड जो होता है ये अनयूजुअल है. अनकन्वेंशनल मतलब अनयूजुअल. यूजुअली जो दूसरे लोग नहीं करते हैं, ठीक है, वो गया अनयूजुअल. जो पोएट जो है यूजुअल जो राइटिंग करते हैं, हाँ, वो हो गया कन्वेंशनल हो गया, ये हो गया अनकन्वेंशनल मतलब अनयूजुअल. ओके. ही वॉज डिक्लेयर्ड बाय द न्यूयॉर्क टाइम्स द कंट्रीज बेस्ट नोन प्रोड्यूसर ऑफ ह्यूमरस पोएट्री. तो अनकन्वेंशनल राइमिंग स्कीम्स में लिखते हैं. इनका जो राइमिंग स्कीम्स क्या क्या हो, राइमिंग स्कीम्स के बारे में तुम लोग पढ़े हो ना, ए बी ऐसा करके राइमिंग स्कीम होता है. ए बी सी डी, ए बी बी, ए ऐसा करके राइमिंग स्कीम्स होते हैं. तो ये जो लिखते हैं अनकन्वेंशनल राइमिंग स्कीम्स का यूज करते हैं. और he was declared by the New York Times the country's best known producer of humorous poetry. और न्यूयॉर्क टाइम जो न्यूज़पेपर है उनको डिक्लेयर किया था कि अमेरिका का सबसे बेस्ट नोन प्रोड्यूसर ऑफ ह्यूमरस पोइट्री है. ह्यूमरस जो व्यंग वाला, हाथ से व्यंग वाला जो पोइट्री होते हैं उसको बोलते हैं ह्यूमरस पोइट्री. तो हास्य व्यंग से भरा या भरी जो रचनाएं होती है इनके लिए इनको पुरस्कार दिया गया था, और इनको माना जाता है कि इनसे बढ़िया कोई और
कवि या लेखक नहीं होंगे जो कि ह्यूमरस स्टाइल में लिखते हैं। खास करके पोइट्रीज में ये ह्यूमरस चीज़ों का वर्णन किया गया है, हास्य और व्यंग का, ऐसी चीज़ें जो नहीं हो सकता है, लेकिन वो एक स्टोरी के रूप में, एक सॉन्ग के रूप में इन्होंने प्रस्तुति की है इस पोएम को, जो पोएम हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट। Nash was born in Rye, New York, the son of Mattie Chenault and Edmund Strudwick Nash। तो ऑगडेन नैश का जन्म राय में हुआ था, जो कि न्यूयॉर्क में एक जगह है राय, वहां पर उनका जन्म हुआ था। और ये किसके बेटे थे? सन ऑफ मैटी, और उनके फादर का उपनाम है चेनॉल्ट एंड एडमंड स्टडविक नैश। ओके, इनके ये पुत्र हैं। ठीक है, मैटी, इसके फादर है एडमंड स्टडविक नैश। ओके, मैटी हो सकता है इसकी मदर होगी। हाँ, यही तो सिंबल दिखा रहा है। ओके, हिज फादर ओन्ड एंड ऑपरेटेड एन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी। इनके पिता जो थे एक इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी के मालिक थे। ठीक है, एक इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी को डील करते थे, ये उन्हीं का था, इनके पिता का ही था। ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ बिजनेस ऑब्लिगेशंस, और बिजनेस व्यापार की जिम्मेदारियां बढ़ने के कारण, ऑब्लिगेशंस मतलब जिम्मेदारी होती, कर्तव्य होती होता है। ठीक है, द फैमिली ऑफन रिलोकेटेड, इनका परिवार जगह जगह, एक जगह से दूसरे जगह ये लोग अपना रिलोकेशन करते थे, वहां जाकर रहते थे, सेटल करते थे। कुछ साल यहाँ रहे तो कुछ साल वहाँ, फिर कुछ साल वहाँ, फिर तीसरे जगह शिफ्ट हुए। इस प्रकार से बिजनेस के कारण, बिजनेस ऑब्लिगेशन के कारण इनका परिवार रिलोकेशन करता रहा। ठीक है, क्लियर? नैश वॉज डिसेंडेड फ्रॉम एबनर नैश, और कौन सा वंश के थे? नैश वॉज डिसेंडेड का मतलब हुआ एबनर नैश जो व्यक्ति हैं, एन अर्ली गवर्नर ऑफ नॉर्थ कैरोलिना। नॉर्थ कैरोलिना के गवर्नर थे। नॉर्थ कैरोलिना एक प्रोविंस है। ठीक है, अमेरिका में एक प्रोविंस है नॉर्थ कैरोलिना। तो नॉर्थ कैरोलिना जो प्रोविंस है उसके गवर्नर थे। कौन कौन गवर्नर थे? एबनर नैश। उसके वंशज से ही ये आते हैं, उनके वंश से ही, उनके ही वंशज हैं नैश। ठीक है, द सिटी ऑफ नैशविले टेनेसी was named after Abner's brother Francis, a revolutionary war general, एक क्रांतिकारी जनरल थे। कौन थे? एबनर के ब्रदर, एबनर नैश के ब्रदर जिसका नाम है फ्रांसिस, और एबनर नैश के ब्रदर फ्रांसिस के ऊपर ही हैं, उनके कारण ये नाम पड़ा था Nashville, the city of Nashville, Tennessee, was named after Abner's brother Francis। ठीक है, इनके ब्रदर फ्रांसिस है, उन्हीं के कारण ये नाम पड़ा था सिटी ऑफ नैशविले का। टेनेसी में जो है ये नैशविले जो नाम पड़ा था, इनके भाई के कारण पड़ा था। किसके? एबनर के भाई के कारण। तो एबनर कौन हुए? एबनर के वंश से ही बिलोंग करते हैं ऑगडेन नैश। ठीक है, और इनका बहुत बड़ा रिलेशन रहा है, मन बहुत बड़ा परिवार रहा है, फैमिली रहा है, इसीलिए ये सब सारा चीज बताया जा रहा है। ओके, नाउ आई विल मूव ऑन टू द इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। ओके, the tale of
कस्टर्ड द ड्रैगन इज अ बैलेड। ये जो कहानी है, कस्टर्ड द ड्रैगन जो है, ये कहानी है। एक ड्रैगन, एक जानवर है जिसका नाम है कस्टर्ड, ठीक है। और इस लेसन का नाम भी है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। ये क्या है? ये पोएम जो है एक बैलेड है। बैलेड के मतलब मैंने बताया था ना, एक सॉन्ग होता है, लॉन्ग सॉन्ग दैट टेल्स अ स्टोरी। इट्स अ लॉन्ग सॉन्ग दैट टेल्स अ स्टोरी। इट इज a humorous poem about a cowardly dragon named Custard. ये एक हास्य और व्यंग वाला कविता है, और ये कविता एक डरपोक ड्रैगन के बारे में है जिसका नाम है कस्टर्ड। एक डरपोक ड्रैगन के बारे में, कवर्डली ड्रैगन मतलब डरपोक ड्रैगन के बारे में है जिसका नाम है कस्टर्ड। ओके, कस्टर्ड इज अ पेट ऑफ बेलिंडा। कस्टर्ड कौन है? बेलिंडा का एक पालतू जानवर है। बेलिंडा कौन है? एक छोटी सी लड़की है। आगे सारे स्टेप बाय स्टेप हम बताएंगे। ओके, डोंट वरी। सो कस्टर्ड इज अ पेट ऑफ बेलिंडा, अ लिटिल गर्ल who lives in a little white house with her pets. तो कस्टर्ड कौन है? एक पेट है बेलिंडा का, और बेलिंडा एक छोटी सी लड़की है जो कि छोटे से सफेद घर में रहती है अपने पालतू जानवरों के साथ। उन्हीं पालतू जानवरों में से एक है ये कस्टर्ड द ड्रैगन। क्लियर? She had a black kitten named Ink. और ढेर सारे जानवरों को रखी है, उसमें से एक है काला किटन है, बिल्ली का बच्चा है काले रंग का, जिसका नाम है इंक। और उसके पास उसके अलावा एक ग्रे माउस है, एक ग्रे कलर का माउस है जिसका नाम है ब्लिंक, चूहा है जिसका नाम है ब्लिंक। और येलो डॉग मस्टर्ड, एक पीला कलर का डॉग है, कुत्ता है जिसका नाम है मस्टर्ड। एंड अ कावर्डली ड्रैगन कस्टर्ड, और एक डरपोक ड्रैगन उसके पास है जिसका नाम है कस्टर्ड। ओके, उसी कस्टर्ड की कहानी है इस कविता में। ठीक है, तो ये कविता एक कहानी के रूप में प्रस्तुत की गई है आपके सिलेबस में। ओके, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट come to the introduction of this poem. Okay, let's finish the introduction. The poet says that all of them are very brave except the dragon. कवि कहते हैं कि सारे जो बेलिंडा नाम की जो लड़की है, इसके जितने भी पालतू जानवर हैं वो बहुत ही ब्रेव है, बहुत ही ब्रेव है, बहादुर है, बहुत ही बहादुर है, सिर्फ ड्रैगन को छोड़कर। और ड्रैगन विशाल है, एक विशाल जानवर है जो कि ये इनसे कई गुना ज्यादा इसका वजन हो जाएगा, उसका साइज हो जाएगा। इन सब जानवरों को मिला दिया जाए उससे कई गुना उसका साइज है। किसका? कस्टर्ड का और ड्रैगन का। लेकिन डरपोक है, बहुत विशाल है, हाथी के जैसे विशाल है, लेकिन डरपोक है, ये कहा जा रहा है उसके बारे में। Others were described as brave and are compared with animals like bear, tiger or lion, but the dragon is very timid. और जो दूसरे जानवर है उसके बारे में क्या चर्चा की गई है कि दूसरे जो जानवर है बहुत ही शक्तिशाली है, बहुत ही बहादुर है, और उनको उनकी तुलना होती है बड़े बड़े जानवरों के साथ। बाकी जो कस्टर्ड को छोड़ के जो जानवर है उसके, उस बेलिंडा के जो पेट्स हैं उसको कंपेयर किया जाता है बेयर से, टाइगर से, लायन से, लेकिन ड्रैगन को
किसी से तुलना नहीं किया जाता है, क्योंकि वो बहुत ही डरपोक है। टिमिड का मतलब होता है डरपोक। ड्रैगन इज वेरी टिमिड। क्लियर? ही ऑलवेज डिमांड्स अ सेफ प्लेस फॉर हिमसेल्फ। ड्रैगन जो है हमेशा अपने लिए एक सुरक्षित जगह खोजता है रहने के लिए। कभी भी कुछ ऐसे लफड़ा वगैरह होता है, झगड़ा वगैरह होता है, मारपीट वगैरह होता है, तो ड्रैगन जो है, ये जो कस्टर्ड द ड्रैगन है, ये अपने आप को सुरक्षित बना लेता है, भाग जाता है वहां से, साइड हो जाता है, छिप जाता है। ठीक है? वो लफड़े में नहीं पड़ना चाहता है, मारपीट के लफड़े में, झगड़ा का लफड़े में नहीं पड़ना चाहता है। तो एक सुरक्षित जगह अपने लिए खोजता है, छिपने के लिए। क्लियर? ऑल द अदर कैरेक्टर्स मेक फन ऑफ हिम। और जो भी चरित्र हैं, जो भी पात्र है इस कविता में, जो भी जानवर हैं, सारे जानवर इसका मजाक उड़ाते हैं। कस्टर्ड द ड्रैगन का, कस्टर्ड का मजाक उड़ाते हैं कि तुम तो डरपोक हो, तुम कोई काम का लायक नहीं हो, तुम्हारा इस दुनिया में रहना पाप है, तुम इस पृथ्वी पर बोझ हो, ये सब कहते होंगे। ओके ना? उसके बाद इस इंट्रोडक्शन में भी और बाकी है। बट वन नाइट दे आर सरप्राइज्ड बाय द एंट्री ऑफ ए पायरेट इन द हाउस। लेकिन एक दिन रात को क्या होता है कि ये सभी जानवर बहुत ही चौंक जाते हैं एक पायरेट को देखकर। एंट्री ऑफ अ पायरेट। पायरेट किसको बोलते हैं? समुद्री डाकू को बोलते हैं पायरेट, याद रखना। ओके? पायरेट एक समुद्री डाकू उनके घर में घुस आता है। ठीक है? और वो सारे बहुत चौंक जाते हैं, सारे जानवर बहुत चौंक जाते हैं, डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। ऑल ऑफ देम गेट फ्राइटेंड एंड स्टार्ट हाइडिंग हियर एंड देयर। सभी जानवर डर जाते हैं और वे सब इधर उधर छिपना शुरू कर देते हैं। कोई इधर छिपता है, कोई उधर छिपता है, कोई फर्नीचर के नीचे छिपता है, कोई अलमारी के अंदर घुस जाता है। इस प्रकार से सारे जानवर करते हैं जब डकैत को देखते हैं तो, क्योंकि उसके हाथ में सारे आर्म्स होते हैं, आर्म्स एंड एमुनिशंस होते हैं, हथियार होते हैं। But to everyone's surprise, the dragon not only tackles him but also eats him up. लेकिन ये सब देखकर सारे चौंक जाते हैं इस घटना को देखकर, जब ड्रैगन अकेले ही उस डाकू का मुकाबला करता है। ठीक है? उससे लड़ जाता है। उससे सिर्फ उसके साथ युद्ध ही नहीं करता है, बल्कि ये ड्रैगन जो है उस डकैत को निगल भी जाता है, खा भी जाता है। ओके? एज ऑल ऑफ देम आर सेव्ड बाय कस्टर्ड दे थैंक हिम। और जब हर कोई बच जाता है, कस्टर्ड सबके जान को बचा लेता है, जिंदगी को बचा लेता है, तो वे सब उसका धन्यवाद देते हैं। ठीक है? But at the end, they realized that they used to make fun of the dragon because of his being timid. और अंत में यह भी वो महसूस करते हैं, बाकी सब जानवर, ड्रैगन को साथ जो और जानवर थे, बाकी सब जानवर, वो सब ये भी महसूस करते हैं कि इस ड्रैगन का ये लोग मजाक उड़ाया करते थे कि डरपोक है, बेकाम का है, बिना कोई काम का है, और इसका हमेशा मजाक उड़ाते रहे कि ये बहुत ही डरपोक है। ठीक है? कायर है। कौन? ड्रैगन। तो बाकी जानवर इसका मजाक पहले उड़ाते थे, और अब इनका मुंह बंद हो गया। ठीक है? जब ये बहादुरी से पेश आया और उस डकैत को निगल गया, खा गया, तो सारे लोग बच गए, सारे जानवरों और उस लड़की बेलिंडा की जान बच गई, तो सारे खुश हो गए। ठीक है? So all of them suddenly started saying that they are more brave and could have handled the situation
in a much better way. और उसके बाद सारे लोग बोलना शुरू कर दिए, क्या बोलना शुरू कर दिए ड्रैगन से, कि दे आर मोर ब्रेव, वो उनसे भी वो अपनी प्रशंसा करना शुरू कर दिए बाकी सब जानवर, कि ड्रैगन तुमसे हम लोग बहादुर हैं, ऐसा इसमें कोई कमी नहीं है, इस बात में कोई दो मत नहीं है कि हम लोग तुमसे बहादुर हैं, और हम लोग बहुत उस सिचुएशन को और दूसरे तरीके से बहादुरी से हम लोग हैंडल करते अगर तुम नहीं रहते तो, क्योंकि तुम थे, तुमने हैंडल कर लिया, नहीं तो तुम आगे नहीं बढ़ते तो हम लोग इस सिचुएशन को हैंडल कर लिए रहते बहादुरी से। अब और अपनी बहादुरी का जो प्रूफ भी हम लोग पेश किए रहते, मतलब अपनी प्रशंसा करना शुरू कर दिए बाकी सब जानवर। Here the poet has tried to say that sometimes a timid person is the actual hero in the toughest situation of life. यहाँ कवि यह बताने की कोशिश की है हम लोगों से कि कभी कभी एक कायर व्यक्ति, जिसको कायर कहते हैं, कोई डरपोक व्यक्ति रहता है, कभी कभी वो एक बहादुर व्यक्ति के रूप में उभरता है, काम करता है, और वो उस दिन हीरो कहलाता है, वो असली हीरो रहता है ऐसे टफ टाइम्स में, ऐसे कठिन परिस्थिति में। कभी कभी वह व्यक्ति उस सिचुएशन से बाहर निकालता है जिसको हम डरपोक कहते हैं, कायर कहते हैं। कभी कभी वो बहादुरी का एक अच्छा एग्जाम्पल देता है, ठीक है, अपने बहादुरी का प्रूफ को वहां शो करता है और एक्चुअल हीरो बन जाता है ऐसे टफ सिचुएशंस ऑफ लाइफ में। तो ये कवि हम लोगों से कहना चाहते हैं। ओके, आई विल मूव टुवर्ड्स द लेसन। सो दिस इज कस्टर द ड्रैगन, द टेल ऑफ कस्टर द ड्रैगन। ओके, ये ड्रैगन है, ओके, जिसका नाम है कस्टर्ड। कितना विशाल जानवर है, ये सब छोटे छोटे देखो चूहे, और ये उसके ऊपर बैठे हुए हैं। ओके, नाउ आई विल मूव ऑन टू द फर्स्ट स्लाइड ऑफ दिस लेसन। मींस जो बुक में आप लोग जो पोएम दिया गया है उसके तरफ हम लोग रुक कर रहे हैं। दिस पोएम इज रिटन इन द स्टाइल ऑफ ए बैलेड, अ सॉन्ग, और पोएम दैट टेल्स अ स्टोरी। ये जो कहानी है एक बैलेड के रूप में लिखा गया है, जो कि एक सॉन्ग होता है या एक कविता होता है जो कि एक कहानी के बारे में दर्शाता है। मैं पहले ही बोल चुका हूं। यू मस्ट बी फैमिलियर विथ बैलेड्स दैट नरेट टेल्स ऑफ करेज ऑफ हीरोइज्म। करेज और हीरोइज्म, तुम लोग ऐसे कहानियां पढ़े होगे, ऐसे कविताएं पढ़े होगे जो कि कहानी के रूप में रहता है, और कैसा कहानी कहता है, बहादुरी का कहानी को दर्शाता है। ओके, दिस पोएम इज अ ह्यूमरस बैलेड क्लोज टू अ पैरोडी। और ये जो कविता है एक बहुत ही हास्य और व्यंग से भरा हुआ कविता है, जो कि एक पैरोडी कह सकते हो, जैसे कि एक पैरोडी होता है। ओके, नाउ एक स्टोरी के जैसा है। लेट्स रीड द पोएम and I will explain it. Okay, Belinda lived in a little white house with a little black kitten and a little gray mouse and a little yellow dog and a little red wagon and a Rielio, Trulio, little pet dragon. तो कवि कह रहा है, ध्यान से सुनेंगे आप लोग। ओके, कवि का यह कहना है कि बेलिंडा एक छोटे से घर में रहती थी, और उसका व्हाइट हाउस था। शी लिव्ड इन अ व्हाइट हाउस, अ स्मॉल व्हाइट हाउस, एंड शी हैड अ लिटिल ब्लैक किटन, अ लिटिल ग्रे माउस, अ लिटिल येलो डॉग एंड अ लिटिल रेड वैगन। वैगन मीन्स एक गाड़ी। ओके, एंड रियलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन। और ड्रैगन को रियलियो कहा गया है, ट्रूलियो कहा गया है। ये सब अंदाज है पेश करने का, कविता पेश करने का। उसको कहा गया एक रियलियो, एक रियल
ट्रूली लिटिल पेट ड्रैगन के साथ वो रहती थी। ओके, तो ये फर्स्ट पैराग्राफ समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आई विल मूव टुवर्ड्स द सेकंड पैराग्राफ। Listen carefully. Now the name of the little black kitten was Ink. अब छोटा सा जो किटन था बेलिंडा का, उसका नाम था इंक। नाम याद रखेंगे। छोटा सा किटन जो है, बिल्ली का बच्चा जो है, उसका नाम वो दी थी इंक। And the little grey mouse, she called him Blink. और छोटा सा ग्रे कलर का माउस था, ग्रे कलर का था, ब्लैक नहीं, ग्रे कलर का माउस था, जिसका नाम वो दी थी ब्लिंक। उसको रखी है ब्लिंक, उस चूहे का नाम। And the little yellow dog was sharp as mustard. और एक छोटा सा येलो कलर का डॉग जो है, हाँ, जो जिसको मस्टर्ड से तुलना की है, और उसका नाम रखी है मस्टर्ड। कौन? बेलिंडा। छोटी सी जो बच्ची है, वो जो जानवरों को अपने साथ रखी है, उसको अलग अलग नाम दी है। तो येलो डॉग का नाम दिया है मस्टर्ड। बट द ड्रैगन वॉज ए कावर्ड एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड। लेकिन ये जो ड्रैगन जो है, ये एक डरपोक जानवर रहता है, जिसका नाम वो कस्टर्ड रखी। क्योंकि वो डरपोक है, इसीलिए उसका नाम ड्रैगन से कस्टर्ड कर दी है। उस ड्रैगन को नाम कस्टर्ड कर दी है। क्यों? क्योंकि वो डरपोक है। और इसका, लेकिन सभी को वो मानती है, सभी जानवरों को, अपने पेट्स को अपने पास रखी है। कोई डरपोक है, कोई बहादुर है, इसके लिए ऐसा नहीं कि किसी को बाहर निकाल दे। ऐसा कुछ बेलिंडा के मन में नहीं है। ओके, लेट्स मूव थर्ड पैराग्राफ। कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ। ये जो ड्रैगन है कस्टर्ड, इसके जो टीथ है बहुत शार्प है, बहुत शार्प, बड़े बड़े दांत है। किसके? कस्टर्ड के। एंड स्पाइक्स ऑन द टॉप ऑफ हिम एंड स्केल्स अंडरनीथ। और उसके शरीर पर स्पाइक्स है। स्पाइक्स मीन्स कील है। स्पाइक्स का मतलब होता है कील। पोर्कुपाइन्स होते हैं, उसके शरीर पर भी रिफिल के जैसा कील होते हैं। और वैसा ही ये ड्रैगन के शरीर पर कील के जैसा बनावट था, ऐसे कील थे समझ लो। ठीक है? ऑन टॉप ऑफ, और स्केल्स अंडरनीथ, और उसके नीचे में स्केल्स, शरीर के नीचे स्केल्स। स्केल्स फिशेस का स्केल्स होता है। ठीक है? माउथ लाइक अ फायर प्लेस, और उसका मुख कैसा था? ऐसे मानो कि वहां से आग निकल रहा हो। अपना मुख से वो आग में निकाल सकता था, इतना बलशाली था वो। अपने मुख से आग भी निकाल सकता था। उसका मुख जो था वो समझ लो एक फायर प्लेस था, आग का जगह था। ठीक है? चिमनी फॉर ए नोज, और उसका नाक एक चिमनी का जैसा काम करता था। चिमनी से जैसे धुआं निकलते हैं, ठीक है, उसका नाक भी वैसे ही था। एंड रियलियो ट्रूलियो डैगर्स ऑन हिज टोज। एंड रियलियो ट्रूलियो को फिर यहां पर उन सब जानवरों के लिए आया है। रियलियो ट्रूलियो, वो लोग उसके पैर पर घूमते थे, बाकी सब जानवर थे इसके पांव पर, हाँ, नाचते रहते थे। ठीक है? Now I'll move on to the next slide and the last slide of this lesson, of today's lesson, not this lesson, of today's part 1. Okay? Belinda was as brave as a barrel full of bears. और बेलिंडा के बारे में बताया गया। बेलिंडा भी बहुत ही बहादुर थी। समझ लो एक बैरल में बियर्स रखा गया है। बियर्स जो होते हैं, जो शराब के रूप में सेवन किए जाते हैं, हाँ, मान लो बियर से बड़ा हुआ बोतल रहता है,
उसी के जैसे वो बहादुर थे, ठीक है। एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लायंस डाउन द स्टेयर्स, और इंक और ब्लिंक इतने शक्तिशाली थे, इतने बहादुर थे कि वो लोग लायंस को भी भगा देते थे स्टेयर्स से। वो लायंस अगर का चढ़ जाता था आकर इनके घर में सीढ़ियों पर, उस सीढ़ियों से ये लोग उसको भगा देते थे। इंक और ब्लिंक इतने बहादुर थे। मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन ए रेज, और मस्टर्ड इतना बहादुर था, समझ लो कि कोई बाघ अगर गुस्सा हो जाता है, इसी प्रकार से इसका गुस्सा था मस्टर्ड का, ठीक है। बट कस्टर्ड क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केज, लेकिन कस्टर्ड तो डरपोक जानवर था जो कि ऐसे सिचुएशंस में वो कोई केज को खोजता था, कोई पिंजरे को खोजता था जहां पर वो जाकर अपने आप को छिपा सके दूसरे, हाँ, वो कोई लफड़े में नहीं पड़ना चाहता था, इसलिए अपने आप को वो छिपाना चाहता था। तो हमेशा ऐसे कोई बात होती थी तो क्या करता था, पिंजरे को खोजता था, पिंजरे के अंदर समा जाता था, घुस जाता था। ओके, बेलिंडा टिकल्ड हिम, शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल। बेलिंडा उसको गुदगुदी देती थी, किसको, कोई काम का नहीं था, कस्टर्ड द ड्रैगन, तो उसको चींटी काटती थी, हाँ, गुदगुदी करती थी, वही होता है टिकल, टिकल्ड हिम। शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल, और हाँ, बिना दया, ठीक है। अनमर्सीफुल का मतलब बेदर्द, बेपरवाह उसको टिकलिंग करती थी। कौन, बेलिंडा, उसको बहुत परेशान करती थी। इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे रूडली कॉल्ड हिम पर्सिबल, और इंक ब्लिंक और मस्टर्ड जो है वो लोग गुस्से से, हाँ, या उसे चिढ़ते थे, जलन से कहते थे, क्या कहते थे, पर्सिबल, पर्सिबल कहते थे। पर्सिबल क्यों कहते, कोई डरपोक का कुछ नाम दिया गया होगा पर्सिबल, इसीलिए पर्सिबल ये नाम दिया गया, उसको पर्सिबल कहते थे। दे ऑल सैट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन, और लाल रंग की जो गाड़ी थी बेलिंडा की, उसमें सब बैठकर इसका हंसी मजाक उड़ाते थे। किसका, कस्टर्ड द ड्रैगन का, कस्टर्ड का मजाक उड़ाते थे। तो इतना विशाल शरीर है, कोई काम का नहीं, ये तो धरती पर एक बोझ है, ठीक है। एट द रियलियो ट्रूलियो कवर्डली ड्रैगन, और ये लोग हंसते थे, मजाक उड़ाते थे, किसका, रियलियो ट्रूलियो कवर्डली ड्रैगन, ये डरपोक ड्रैगन का हंसी मजाक उड़ाते थे। So we have come to the end of part 1 of this poem, this lesson. So in the next class, I'll come with part 2 of this lesson. Thank you.